ग्रोथ रेट जो है वो 4% होगा इस साल का। मार्च में हमने रिकॉर्ड तोड़ा, 10 साल की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। हुकूमत के एक वजीर ने हुक्म सरजद किया था कि मईशत की जो ग्रोथ है, शरह नमू, उसको 4% दिखाया जाए, जबकि असल नंबर 3 के करीब करीब है और 3 तक भी नहीं पहुंचा है। इन्होंने 4 दिखाया नंबर। हमारे ज़माने में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए थे। इनके हुकूमत में 2 करोड़ लोग वापस नीचे चले गए हैं। हुकूमत ने 40% डिवैल्यू करा रुपया को, 40%। मगर आज भी जो मुस्लिम लीग नून एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी वहां तक नहीं पहुंचे। खुद उनके अल्फाज हैं शौकत तरीन साहब के कि मईशत का हमारी हुकूमत ने पिछले 2.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है। जब तक एफबीआर के रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे, हुकूमत हमेशा मकरूज ही रहेगी। इस दफा हमें ये जरूरी करना है कि एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। महंगाई, बेरोजगारी और मौशी बदहाली के शोर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से मौशी आशारिये मुस्बत होने की नवीद सुना दी गई। पाकिस्तान की शरह तरक्की 3.94% तक जाने का हुकूमती दावा मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ रद्द अमल का सामना करता नजर आ रहा है। ऐसे में मुल्की सियासी मंजरनामे में चौधरी निसार के पंजाब असम्बली में हलफ लेने की खबर ने मुख्तलिफ तज्जियों को जन्म दे दिया है। क्या आने वाले दिन किसी काबिल जिक्र सियासी तब्दीली का पेश खैमा साबित होंगे या मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? दूसरी जानिब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने पर सयाहत पर आयद पाबंदियां नर्म करने का फैसला कर लिया गया है। क्या सयाहत के लिए नए SOPs पर अमल दरामद हो पाएगा? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालात पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला सवाल है कि मुल्क की मौजूदा मौशी सूरत हाल, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम दोस्त बजट लाने में कामयाब हो जाएगी? पाकिस्तान का दूसरा सवाल है कि कल चौधरी निसार हलफ उठाएंगे, पंजाब की सियासत में चौधरी निसार का किरदार क्या होगा? और पाकिस्तान का तीसरा सवाल है कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, क्या कोरोना की सूरत हाल में हुकूमत का सयाहती मकामात खोलने का फैसला दुरुस्त है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले मौशी मामलात पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 3.94% जो इकोनॉमिक ग्रोथ के फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी मुख्तलिफ आरा हैं। आपके नज़दीक क्या ये मौशी आशारिया दुरुस्त है? ये देखें, आई थिंक कि ये तो सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है ना जो ओपिनियंस हैं, और मैं ना मानूं तो ये एक पुराना फैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि कोई भी नंबर कोई मानता ही नहीं है। बट हकीकत ये है कि 3.94% जो आई है, इसके पीछे खासा रोबस्ट किस्म का डेटा भी है, और जो ये हमारा निज़ाम है नेशनल अकाउंट्स का, जो ये कमेटी है जिसने ये चीज़ें बनाई हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, इनके पास डेटा भी आता है, और ये सारा डेटा वो अब है जो इसकी स्क्रूटनी भी हो सकती है। और इसमें एग्रीकल्चर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मैन्युफैक्चरिंग ने, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने परफॉर्म किया है, सर्विसेज ने परफॉर्म किया है। और उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत से इस जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो रिलेटेड टू द इकोनॉमी थे, जिसमें आपने देखा कि सबसे बड़ा पहले बूस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर को दिया गया। उनके जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके ऊपर बड़ी बजट के ऊपर उसका वजन भी पड़ा, लेकिन वो पैकेज दिया गया एक्सपोर्ट सेक्टर को। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डीरेगुलेट किया गया, और वहाँ पे आप देखें कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आ रही है, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन जो है वो 40-50 इंडस्ट्रीज उसके साथ मुंसलिक हैं, पर्टिकुलरली सीमेंट है, स्टील है, दूसरे इस तरह के
चीज़ें हैं जो एकदम इकोनॉमिक उसमें एक्टिविटी आ जाती है। और इसके साथ साथ जो है अब स्टेट बैंक ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे टर्फ का काम किया गया है। इसके साथ साथ आपने देखा है कि जो एहसास प्रोग्राम और उससे पहले जो रिलीफ प्रोग्राम दिया गया था दूसरी वेव में तकरीबन 1200 अरब का एक इंजेक्शन दिया गया था, जिससे हमारे लो इनकम जो सेगमेंट है उसको सपोर्ट किया गया, उनकी कंजम्पशन को बरकरार रखा गया। स्टेट बैंक ने इंडस्ट्री को बंद होने से बचाया है। स्टेट बैंक ने इंडस्ट्री को कर्जे दिए, वर्कर्स को पेमेंट्स करने के लिए, एसएमईज के लिए लोन्स दिए। तो बेशुमार काम इसमें हुआ है। उसकी वजह से एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है कि दुनिया में अगर आप देख लें तो पाकिस्तान माशाल्लाह से इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन उस तरह से जैसे यूरोप में हुई है, जैसे हमारे नेबरहुड में इस वक्त हो रही है, उस किस्म की डिस्ट्रप्शन नहीं हुई। हमने नीचे ज़रूर गई है, जीडीपी गई थी, लेकिन उसको रिकवर कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया सिस्टम को, ताकि ये टोटल डिस्ट्रप्शन ना हो। सो आई थिंक ये कोई जो एक तनकीद की जाती है, जो सवाल उठाया जाता है इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के रियलिस्टिक होने पर, कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट खुद कहती है कि जब हमने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क मौशी दिवालिया के दहाने पर था, हमें कर्जे लेना पड़े, पहले IMF प्रोग्राम में नहीं जाना था, दीगर ममालिक से कर्जे लेने थे, फिर IMF प्रोग्राम में जाने का सख्त फैसला किया। तो जब पहले इकोनॉमिक ग्रोथ 1%, 2% प्रोजेक्ट की जा रही थी, फिर कोविड की वजह से ऑलरेडी इकोनॉमिक जो है वो डिक्लाइन आया मुख्तलिफ सेक्टर्स में, फिर IMF और वर्ल्ड बैंक की भी 1.5, 1.7% की प्रोजेक्शन थी, तो 1%, 2% प्रोजेक्शन के होते हुए 3.94 पर अचानक चले जाना, क्या आप समझते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप मेजर्स थे जिनका फ़ायदा हुआ, या फिर ऑल ऑफ अ सडन IMF प्रोग्राम में जाने के बाद, लोन्स लेने के बाद कुछ बेहतरी सामने आई? नहीं, IMF प्रोग्राम में अजम्पशंस जो हैं उसमें फॉर एग्जांपल जो आपने एक्सपोर्ट सेक्टर का पैकेज दिया, या आपने जो कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज दिया, यहाँ आपने जो एग्रीकल्चर में सर्टिफाइड सीड की अवेलेबिलिटी को बनाने में इंश्योर किया और फार्मर्स तक प्राइसेस को इंक्रीज किए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये IMF के प्रोजेक्शंस का हिस्सा नहीं है, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। और ये जो नंबर्स हैं ये कोई इतने आउट ऑफ द वे नहीं है। बहुत से हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जो एक रेंज है कि 3% से 4.5% की प्रोजेक्शंस इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट भी कर रहे थे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ ही गए, यहाँ पर हमें ज्वाइन किया इकोनॉमिस्ट कैसर बंगाली साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर बंगाली साहब वक्त देने के लिए। सर, आपके नज़दीक भी क्या ये जो 3.94% की जो प्रोजेक्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ की, आपके नज़दीक भी ये रियलिस्टिक है? फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल ठीक हैं? देखें, ये तो जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा और उसकी हम एनालिसिस करेंगे तब हम कोई डेफिनेट कह पाएंगे कि इसमें ये कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है। लेकिन मेरा तजुर्बा है शौकत अजीज के ज़माने का, जब हम SPDC में होते थे और हम हर साल इकोनॉमिक एनालिसिस की रिपोर्ट पेश करते थे। तो 2003, 2004, 2005 तो बहुत ज़्यादा नंबर फजिंग की गई और बहुत अच्छी दिखाई गई इकॉनमी। 9% GDP ग्रोथ रेट भी दिखाया गया, और 2007 में सब कुछ कोलैप्स होना शुरू हो गया। और हम उस वक्त भी ये बताते थे कि ये नंबर्स फज्ड है, नंबर्स गलत है सारे। तो बदकिस्मती से वही टीम शौकत अजीज की जिसने महारत हासिल की नंबर्स फज करने में, वही आज हुकूमत में बैठी हुई है, नंबर फजिंग शायद कर रही है। लेकिन हतमी बात इस पे कि सही है गलत है, ये उसी वक्त कह पाएंगे जब हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे आएगा और हम आपके नजदीक इस टीम के पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए इम्कान है कि नंबर फजिंग हो सकती है? लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकता इम्कान है कि नंबर फजिंग हो सकती है, लेकिन ये वही टीम बैठी हुई है वहां पर जिन्होंने नंबर फजिंग की थी, और हम सबूत के साथ पेश कर रहे थे नंबर फजिंग को।
वो सारी हमारी रिपोर्ट्स अभी भी SPDC के वेबसाइट पे है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। ठीक है डॉक्टर सलमान साहब, कैसर मंगाली साहब की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं। अब आज भी शौकत तरीन साहब ने ये बयान दिया है कि हमें ज़राअत पर मज़ीद फोकस करना है, जॉब्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर बहुत फोकस करना है, महंगाई कम करने पर फोकस करना है, और IMF पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए कि काफ़ी सख्त फैसले करने पर मजबूर कर रहा है। तो 3.94% फिगर्स हैं, लेकिन आम लोगों का तो कंसर्न ये है कि इस इकनॉमिक ग्रोथ के असरात आम आवाम तक भी आएँ। वो कब तक आएंगे, या फिर आइंदा आने वाले साल में मजीद सख्तियां देखेंगे हम? देखिए, एक तो ये है कि आपकी इकोनॉमी में बड़े डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। मसलन अगर आप एग्रीकल्चर साइड में देखें, और अगर गंदम की प्राइसेस जो हैं इस दफ़ा 2000 रुपीज़ पे आपने के हिसाब से प्रोक्योर किया है, तो एक खासा बड़ा जंप फार्मर्स की इनकम में आया है, जो कि रूरल इकोनॉमी में जाता है। सो आई थिंक विनर्स और लूजर्स तो इस चीज़ में होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अवाम के लिए जो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहेगी और उसमें उनको जॉब्स भी मिल रही हैं और एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो फिर उनको फ़ायदा इसका डेफिनेटली होगा। लेकिन इस वक्त आपको डायरेक्ट सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि आप जो बजट आएगा उसमें बहुत सी जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं जिनकी इनकम्स गिर गई हैं या वो एक मिनिमम लेवल से भी नीचे चले गए हैं, तो उनके लिए भी सपोर्ट सिस्टम बनेगा जिसमें उनको सब्सिडी तो नहीं, उनका हक बनता है कि उनको भी उसमें दिया जाएगा। सो आई थिंक एक तो ये है कि बजट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आम आदमी के लिए उसमें डेफिनेटली बेहतरी होगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस वक्त जो अभी नंबर्स जो आए हैं, इससे ये इंडिकेट होता है कि जो इकोनॉमिक डिसरप्शन हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, वो उस किस्म की इकोनॉमिक डिसरप्शन पाकिस्तान में नहीं है, और अल्लाह करे कि ये इसी तरह ही रहे। अच्छा, और डॉक्टर साहब यहाँ पर जो आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में भी जिक्र किया था पॉलिटिसाइज करने का सारे मामले को, जाहिर है ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद तो की जा रही है, जैसा कि आपने फरमाया कि मैं ना मानूं वाला फॉर्मूला तो हर दौर में चलता है, लेकिन नून लीग यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करती है कि जी हम 5.4% पे ये ग्रोथ छोड़कर गए थे, तो अगर ये इतनी स्टेबल ग्रोथ थी और 5.4% पर थी, तो ये इतनी लॉन्ग टर्म क्यों ना रही कि जब अगली हुकूमत आई तो फौरन इकोनॉमिक गिरावट का सामना करना पड़ा और फिर दोबारा से वो रोबस्ट मेजर्स लेने पड़े जिनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ फिर किसी हद तक बेहतर हो सके? देखिए, नून लीग ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नंबर 5.4% वो कहते हैं, लेकिन उसके साथ एक दूसरा नंबर था जिसको हम कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, और उसका जो नंबर था वो $30 अरब था, यानी कि $20 अरब के तकरीबन करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर था, और $10 अरब की रीफाइनेंसिंग चाहिए थी आपको अपने कर्जों की, फॉरेन लोन्स की, और उसके लिए आपके पास नहीं थी कोई आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं थी उसको करने की, और उसकी वजह से आपको एक हर महीने तकरीबन $100 मिलियन आपका रिजर्व से निकल रहा था। ठीक है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का उस वक्त सामना था और उसे कवर अप करने के लिए कोऑर्डिनेट मेजर्स नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, कैसर मंगाली साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और माशी सूरत हाल पर तज्जिए से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सेन मोहम्मद जुबैर साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब वक्त देने के लिए। सर, क्यों आपको लगता है, और आपसे मुराद की अपोजिशन को मजबूरी तौर पर यह लगता है कि जो गवर्नमेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट कर रही है वो फज्द हैं, वो गलत आदाद शुमार है मुआशी तरक्की के? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पहले तो लेट्स एज्यूम एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 3.94 ही सही नंबर होगा। अभी तो खैर साल भी नहीं ख़त्म हुआ, एस्टीमेट अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये याद दिलाने की ज़रूरत है पूरी पाकिस्तानी कौम को कि 3.94 एक शर्मिंदगी का बाइस है 3 साल के बाद। इस पर लुटियाँ डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पहले 2 साल फेल होते रहे हैं और अब आपकी लास्ट पोजीशन आ गई और आप धमाल डाल रहे हैं, तो मोहल्ले वाले भी और घर वाले भी कहेंगे कि थोड़ी सी तो शर्मिंदगी शो करें, आप लास्ट आए हैं। सो 3.94 इज़ नो नंबर। हमारा जो पहला साल था, पहला साल
PMLN की हुकूमत का। 2013 में जब हम आए थे तो पहले साल हमने 3% पर लिया था और 4% क्रॉस किया था, और कोई हमने उसके ऊपर ज़बरदस्त ढोल धमाका नहीं किया था, क्योंकि 4% इज़ जस्ट अ वेरी नॉर्मल रीज़नेबल ग्रोथ। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके हवाले से जब तक आप 5.5% वगैरह तक नहीं जाएंगे तो आपके लिए कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये इतनी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है कि ये कुछ ना कुछ शो करना चाहती है। दूसरी चीज़, वाई वी बिलीव कि इस हुकूमत पर हम इंटीग्रिटी नंबर्स के हम बिलीव नहीं कर सकते। यही GDP ग्रोथ, यही हुकूमत PTI की, और फिस्कल ईयर था 2019 जून जब ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद अभी तो यहाँ ये पहले कह रहे हैं, उस वक्त इन्होंने, आपको याद होगा, 1.9% का फिगर दिया, सॉरी 3.3% का फिगर दिया जुलाई 2019 में, और 8-9 महीने के बाद खामोशी से उसको करेक्ट कर दिया 1.9%। अब आप गैप देखें 3.3% और 1.9%। कोई पूछे कि भाई चलो 0.2%, 0.3%, 0.5% तो चले समझ आने वाली बात है। 3.3% क्यों बताया गया था? 1.9% जब करेक्ट किया गया तो आज तक उसकी कोई वजाहत दी गई है? यही हमाद अजहर साहब थे ना जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था जून 2019 में। तो हमाद अजहर साहब जो इतनी बढ़ के मार रहे हैं, तो उनसे ये तो पूछे कि भाई वो जो आपने जब पहले इतना मुश्किल चेंज किया था, ड्रास्टिकली सिग्निफिकेंटली कट डाउन किया था एक्चुअल नंबर, तो फिर हम आपकी बात नहीं मान सकते। तीसरी बात कि ये सब क्या शो करता है प्लानिंग के हवाले से? आज से 1.5 महीना पहले तक ये हुकूमत क्या एस्टिमेट्स लगा रही थी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या एस्टिमेट्स लगा रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या एस्टिमेट्स लगा रही थी ग्रोथ के हवाले से? किसी ने कभी कहा था 3.9%? स्टेट बैंक ने भी तो वैलिडेट किया है इसी ग्रोथ के। IMF ने कहा 1.5%, किसी ने 2%। तो ऐसे मतलब एकदम से क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर ये मान लिया जाए 3.94% है, तो इसका मतलब है आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो आज अगर मुझे आप कुछ बताएंगे तो मैं कैसे मान लूँ? और आखिरी बात, जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, वो जब फाइनेंस मिनिस्टर लगाए गए, हफीज शेख को निकाला गया, इस वजह से निकाला गया कि पुअर परफॉर्मेंस। उस हमाद अजहर को टेम्परेरी लगाया गया था, वो तो मैं नहीं कह सकता। उससे पहले असद उमर को निकाला गया। चौथे फाइनेंस मिनिस्टर ने आके क्या कहा? 2.5-3 साल की परफॉर्मेंस पर उनके अल्फाज इस हुकूमत के हवाले से थे कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। शाहजेब खानज़ादा का इंटरव्यू है, वो दोबारा चला दे। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इनको समझ बूझ ही नहीं थी कि ये इन्होंने करना क्या है। उन्होंने डिवैल्यूएशन जो किया था, लेकिन जुबैर साहब शौकत तरीन साहब खुद कह रहे हैं कि अब जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और रिव्यू किए हैं सारे रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक, तो वो समझते हैं कि ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है ये बिल्कुल ठीक है। अब तो वो अपने इस बयान को तब्दील कर चुके हैं। तो कर लें, जब बयान को वो अगर ये कह दें शौकत तरीन साहब कि मैंने जो शाहजेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया था, आई स्टैंड करेक्टेड। मैंने जो कहा था कि इस हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इन्होंने एनर्जी प्राइसेस अनप्रेसिडेंटेड बढ़ा दिए, इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स डबल कर दिया, ये सारी चीज़ें जो अगर ये कह देते हैं शौकत तरीन साहब, तो हमारी बहस बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। लेकिन अभी तो मैं किसकी बात मानूँ? शौकत तरीन की बात मानूं या किसकी बात? फाइनेंस मिनिस्टर जो शौकत तरीन है। अगर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, खुद अंदाज़ा होगा कि ये कितना बचपना है उस लीडरशिप में जिसके हाथ में पाकिस्तान के फाइनेंसेस हैं, इमरान खान और उनकी टीम। अच्छा जुबैर साहब, आप चूंकि खुद भी टेक्निकल इकोनॉमिक नॉलेज रखते हैं सारे मामलात में, गुज़श्ता साल के अंदर जो स्टेट बैंक की जानिब से भी स्टेप्स उठाए गए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ देने के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ देने के लिए, आपके नज़दीक वो इतने फ्रूटफुल नहीं थे कि किसी हद तक भी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर सकते हैं? एक तो एक्सपोर्ट्स की भी मिथ में सबके सामने कि जी PMLN का जो एक
बहुत सी ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे आउटस्टैंडिंग थे, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट था, ग्रोथ था, इन्फ्लेशन था, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे तकरीबन ज़बरदस्त थे। एक जो जिस पर हमने स्ट्रगल किया और वो पूरा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट था, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस गिर गई थी, तो उस वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स के अमाउंट वाइज था वो हम स्ट्रगल कर रहे थे। लास्ट ईयर पे हमने रिकवर किया और पॉजिटिव 13% ग्रोथ दिखाई। 24.8 बिलियन डॉलर्स पर हमने छोड़ा था 3 साल पहले। अभी 3 साल के बाद हर रोज हम सुनते हैं, हर मिनिस्टर आता है, अच्छा वो भी बोलते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ए क्या होता है मईशत का और जेड क्या होता है, वो भी बोलते हैं कि जी देखिए हमने एक्सपोर्ट पे क्या करते। भाई एक्सपोर्ट आपकी 3 साल के बाद कम है, 3 साल के बाद 24.8 बिलियन डॉलर्स नहीं होगी। तो आप खुद बताएं कि वो एरिया जिसमें हमारा एक वीकनेस थी लेकिन लास्ट ईयर हमने पिक कर लिया था। इसी तरह से मैं और अदाद शुमार के हवाले से बता दूं कि पर कैपिटा जीडीपी बताया गया कि 1300 पता नहीं कितने 61 से 1550 डॉलर हो गए, ये बताया गया। उसकी कैलकुलेशन में 2 सिर्फ चीज़ें शामिल होती हैं, एक जीडीपी टोटल जो आपका वो है जीडीपी साइज़ है, और पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की फिगर पुरानी जानबूझ के लिए है, कम पॉपुलेशन का नंबर लेके जीडीपी पर कैपिटा को बढ़ा दिए। अभी आप मुझे बताएं ये फजिंग नहीं है तो और क्या है। अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो रायशुमारी जो पॉपुलेशन सेंसस हुए थे 2017 में उसको अप्रूव किया गया है। उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो लें तो आपकी पर कैपिटा जीडीपी धड़ाम से गिर जाती है। अब ये तो बच्चों वाली खेल है, और फिर हमें ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पीएमएलएन की हुकूमत नहीं है जो फजिंग करती है। और मैं आज आपके प्रोग्राम में, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी कि आप मिनिस्टर जो भी कंसर्न मिनिस्टर है पार्लियामेंट में आके ये कह दें कि पीएमएलएन की फ़लानी फिगर फज थी। पार्लियामेंट में शौकत तरीन, हमाद अजहर या जो भी वो तकरीर में, वो मैंने कहा वो मुराद सईद नहीं, मुराद सईद को तो जाहिर है पता ही नहीं वो बात क्या कर रहे हैं, बट जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ है जिनका, वो आके अगर ये कह देते कि जी इसहाक डार ने ये फिगर फज की थी, ये आप ओन करते हैं या नहीं करते? मुझे ये बता दे। तो आपने तो अभी अदाद शुमार जो बताए हैं जिसमें आपने कहा कि जीडीपी पर कैपिटा 1500 कुछ हो गया, 1500 कुछ नहीं हुआ। आप एक्चुअल पॉपुलेशन लें तो वो गिर जाती है, 1200 डॉलर रह जाती है। तो फिर हम किस चीज की तारीफ करें? अच्छा जुबैर साहब, इससे पहले कि मैं सियासी मामलात पर भी आपसे ज़ाहिर बात करनी है, कुछ इश्यूज पर, मौशी उमूर पर आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि नून लीग जब ये कहती है कि हम 5.4% पे ये इकोनॉमिक ग्रोथ छोड़ के गए थे, तो आपके नज़दीक वजह क्या बनी कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों इतनी असरअंदाज नून लीग की नहीं हो सकी मईशत पर, कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो वो ग्रोथ स्टेबल नहीं रह पाती, फिर हमें गिरावट का सामना करना पड़ता है इकोनॉमिक फील्ड में? बड़ा सिंपल है ना, ग्रोथ को का मोमेंटम एक होता है। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मईशत में होती है वो ट्रेंड्स होते हैं कि शुरू दिन से आके ख़राब भी हो सूरत हाल, तो क्या आप ट्रेंड्स पॉजिटिव है? फॉर एग्जांपल क्या ग्रोथ ऊपर जा रही है, क्या फिस्कल डेफिसिट नीचे आ रहा है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आ रही है, क्या पावर्टी नीचे आ रही है? ये चीज़ें होती हैं जो ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं कि क्या सही सिमत पर है। हो सकता है लोगों का गिला शिकवा हो कि आप बड़ा स्लो है और उसको पिक करना चाहिए, लेकिन कम से कम ट्रेंड्स तो होते हैं। सो जब हमने और उसकी वजह से मोमेंटम बनता है, उसकी वजह से गुड फील गुड फैक्टर आता है कि इन्वेस्टर्स में, तमाम लोगों में। अभी आप मुझे एक चीज़ बताएं कि इस वक्त जो परसों आदाद शुमार रिलीज़ किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, उसके हवाले से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 33% डाउन है। तो 33% डाउन होने का मतलब क्या है? जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो जॉब क्रिएशन कैसे होगी, टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? आज शौकत तरीन साहब ने अपने आज 3 साल के बाद इस हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब तक हम टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे, एक्सक्यूज़ मी, हम जब थे तो हम तो 20% पर ग्रो कर रहे थे, इन स्पाइट ऑफ लो इन्फ्लेशन, इन स्पाइट ऑफ वेरी लिटिल डिवैल्यूएशन, द 2 फैक्टर्स जो कि ऑटोमेटिकली पुश करते। तो जब आपके पास सेंस ऑफ अचीवमेंट ही ना हो, जब आप एक इन्फ्लेटेड नंबर को 3.94 को ज़बरदस्ती शो करके ये घर वालों को शो करें कि मैं पास हो गया हूँ, तो फिर तो मेरा ख्याल है क्या हम कह सकते हैं कि इमरान खान के लिए जुबैर साहब आपसे अल्लाह ताला जल्द से जल्द
ठीक है, मुआशी उमूर पर तो काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। सियासी मामलात पर कुछ आपसे बात करें। चौधरी निसार साहब हलफ लेने जा रहे हैं कल पंजाब असम्बली में, क्या मामलात हैं? क्या उनके राब्ते वगैरह हुए हैं शहबाज शरीफ साहब से, आपकी पार्टी से? कैसे देख रहे हैं उनकी एंट्री को आप? देखिए ना, वो पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ा था चौधरी निसार ने, और चौधरी निसार सन 85 से लेके हर दफ़ा ही नेशनल असम्बली का इलेक्शन जीते थे। मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा इलेक्शन था पाकिस्तान की तारीख़ में सन 85 से लेके आगे जिसमें उनको शिकस्त नहीं हुई थी। 2018 में, और एक मैं कहना नहीं चाहता, 2018 में पहली दफ़ा वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, नेशनल असम्बली से भी, प्रोविंशियल असम्बली से भी। नेशनल असम्बली का वो हार गए थे और प्रोविंशियल असम्बली का ज़ाहिर है उनकी अपनी सियासी सोच के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्होंने हल्फ नहीं लेना। अब उन्होंने फ़ैसला किया कि वो हल्फ लेना चाहते हैं। मेरा ख्याल है सियासी तजर्बा भी है उनको, और अगर वो हल्फ उठा रहे हैं तो ठीक है। नहीं ज़ुबैर साहब, हमारा उससे ज़रूरत है वैसे हल्फ उठाने की? PMLN का इस वक्त, अच्छा, ज़रूरत थी हल्फ उठाने की, ये कोई मजबूरी थी? और आप कह रहे थे कि PMLN का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है कि चौधरी निसार ने एक फ़ैसला किया है। चौधरी निसार एक तरह से री एंट्री कर रहे हैं पॉलिटिक्स में 3 साल की गैर मौजूदगी के बाद। तो हलचल तो होगा, लोग बातें तो करेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे। एक बड़ा नाम था, हर हुकूमत में रहे हैं, जो PMLN की 3 हुकूमतें थीं और पावरफुल मिनिस्टर थे। तो उस हवाले से उसके सियासी उस पर सियासत तो होगी। लोग ज़रूर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त हल्फ क्यों उठा रहे हैं, क्या मजबूरी है, किस वजह से आ रहे हैं। ज़ुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून का कोई उनसे राब्ता नहीं है किसी किस्म का, और शहबाज शरीफ से भी उनका कोई राब्ता नहीं हुआ हालिया दिनों में? देखिए, इंडिविजुअल तौर पर मुझे नहीं पता किसका राब्ता है। जहाँ तक मैं जिन लोगों को जानता हूँ किसी का राब्ता नहीं रहा। मतलब जाहिर सी बात है, इतने साल वो मुस्लिम लीग में रहे हैं तो उनकी पर्सनल लेवल पर कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगी, लेकिन वो सियासी तौर पर ऐसा राब्ता कोई भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हमारे साथ आप मौजूद हैं तमाम उमूर पर, हमें अपोजिशन की अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से भी आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, चौधरी निसार की सियासत में दोबारा एंट्री और हल्फ उठाने के मामलात पर मज़ीद बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी निसार की पंजाब असम्बली में अपनी नशिस्त पर हल्फ लेने की खबर ने, जो कि कल उनकी जानिब से कहा गया कि वो हल्फ लेने जा रहे हैं, मुल्की सियासी मंजरनामे में एक मजीद नई बहस को जन्म दे दिया है। अब सवाल ये है कि क्या वाकईतन उनकी हल्फ उठाने से कोई बड़ा सियासी चेंज आ सकता है, या सिर्फ वो हल्फ उठा रहे हैं और एक रूटीन का मैटर है ये। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आरिफ निज़ामी साहब और तजियाकार एंकर पर्सन समर अब्बास साहब। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ निज़ामी साहब, चौधरी निसार साहब की दोबारा वापसी, उनका हल्फ उठाना, क्या सिर्फ एक आम खबर है या फिर वाकई इससे कुछ बड़ी तब्दीलियां होने का कोई इंदिया या इशारा मिल सकता है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें तो ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए इसको जितनी दी जा रही है। मीडिया में ज़रूर से ज़्यादा इसको एम्फसाइज किया जा रहा है, जो कि हक़ाइक़ के बरखिलाफ है। मियाँ साहब ने और बहुत शहबाज शरीफ खास तौर पर बहुत चौंकड़े उठ रहे हैं उनके चौधरी निसार के, और खासे इनको करीब रखा है सियासी तौर पे भी जी और ज़ाती तौर पे भी। और ये सबको मालूम है कि चौधरी साहब के बड़े ही बरादराना किस्म की तल्लुकात है शहबाज शरीफ के साथ। इस मसर में इनकी जो वो अलहदगी है जी, वो बिलाखिर ये लास्ट और साबित हुआ जो उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से मियां साहब की जो उन्होंने स्टैंड दिया।
अच्छा, आरिफ नज़ीम साहब हमारे साथ ही रहेगा। समर, जीप आ रही है कल, क्या सिर्फ आ ही रही है या कोई हॉर्न, कोई शोर वगैरह भी मचाएगी ये कल के बाद? देखिए, ये जीप आएगी और गुजर जाएगी, इससे पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर किसी किस्म का कोई भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। चूंकि चौधरी निसार साहब का जो हल्फ उठाने के वाले से जो असल जो पस मंजर है वो ये है कि चूंकि तहरीक इंसाफ एक कानून लेकर आई थी कि अगर आप 6 हफ्ते के अंदर हल्फ नहीं उठाते किसी भी हाउस का मेंबर इलेक्ट होने के बाद तो आप डिस्क्वालीफाई तस्वुर होंगे। और अभी भी चूंकि अब ये कानून इसका ये नाफिज होने जा रहा है तो चौधरी निसार साहब को बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो असेंबली की नशिस्त लूज कर जाएंगे। इसके बाद फिर से ज़िमनी इलेक्शन में जाना और फिर से एक इलेक्शन के प्रोसीजर में जाना, वो खुद लड़ते हैं या उनका बेटा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है या उनका कोई और फैमिली मेंबर, ये एक फिर लंबी स्ट्रगल है। इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि वो असेंबली के मेंबर तो बन जाएंगे लेकिन असेंबली के अंदर किसी किस्म का वो एक्टिव रोल ना तो प्ले करेंगे और ना ही असेंबली के अंदर से जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि वो कोई मरात नहीं लेंगे। तो बस वो ऐसे ही है कि उनका हल्फ उठाना ना उठाना बराबर ही है, क्योंकि ये हल्का है, ये 3 साल से अनरिप्रेजेंटेड है, कोई नुमाइंदगी PPN की पंजाब असेंबली के अंदर नहीं रही है। ज्यादती की चौधरी निसार अली खान साहब ने अपने साथ भी, हल्के के अवाम के साथ भी, उनकी नाराजगी जिसके साथ भी थी, किसी टॉप हल्के के साथ थी, किसी इदारे के साथ थी, वटेवर, लेकिन उसकी सजा हल्के के अवाम को नहीं देनी चाहिए थी जिन्होंने उन पर एतमाद का इजहार किया था। और अब वो अगर हल्फ उठाने जा भी रहे तो ये सिर्फ यानी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए है, बाकी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ हल्के के अवाम के लिए भी मेरे ख्याल से वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो असेंबली के अंदर एक्टिव रोल। आपको याद होगा कि 2018 में भी बड़ी मुतजाद आरा थी, जीप का एक तासुर बड़ा कायम हो गया था कि जीप के निशान के साथ उतर रहे हैं, कौमी असेंबली की सीटों पर भी लड़ रहे हैं, सूबाई असेंबली पे भी, तो कुछ बड़ा होगा, वो तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, खासतौर पर पंजाब के अंदर भी, फेडरल में भी, PTI के अंदर भी धड़ेबंदी की जो मामला सारे के सारे आपके सामने हैं, तो इनके होते हुए क्या आप समझते नहीं है कि इस मर्तबा जो जीप आ रही है क्या वाकई कुछ होने वाला है या बस सिर्फ ये जो अरसा रह गया 2023 तक वही गुजारना है? देखिए, जो आपने हवाला दिया 2018 के इंतखाबात का कि जब बहुत ज्यादा चर्चा था जीप ग्रुप का, तो उस जीप ग्रुप के बुरी तरह से इलेक्शन में फ्लॉप हो जाने, नाकाम हो जाने का ही चौधरी निसार साहब को सदमा है। शायद उन्हें कहीं से यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपका जो जीप ग्रुप है उससे एक रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो दी जाएंगी कौमी असेंबली के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी। लेकिन चौधरी निसार साहब जो है वो खुद कौमी असेंबली की दोनों नशिस्तें जो कि पिंडी और वाह कैंट की है वो दोनों हार गए थे गुलाम सरवर खान साहब से, और सिर्फ एक वो पंजाब असेंबली के नशिस्त जीते थे। तो उसी एहतजाज के तौर पर, वो उसी नाराजगी के तौर पर वो हल्फ नहीं उठा पा रहे थे, हल्फ नहीं उठाया उन्होंने। और आगे भी कुछ नहीं होना। ये जो ये जो एक आरा है, ये जो कयास आ रही है कि शायद वो पंजाब के अगले वज़ीर आला बन जाए, उस्मान बुज़दार साहब को रिप्लेस करें, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि मियां नवाज शरीफ जो है वो किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे चौधरी निसार अली खान को एज CM पंजाब, क्योंकि अगर तब्दीली आनी है पंजाब के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की मर्जी से आ सकती है। चूंकि तहरीक इंसाफ के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है पंजाब के अंदर वो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून अगर नहीं चाहेगी तो पंजाब के अंदर तब्दीली किसी सूरत नहीं आ सकती। और चौधरी निसार अली खान की अगर बात आए तो उनका नाम अगर सामने आता है तो फिर तो नामुमकिन है ऐसा। मुस्लिम लीग नून तो मियां नवाज शरीफ और मियां मरियम नवाज जो है वो बिल्कुल इस चीज को, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कुछ भी नहीं होना, वो सिर्फ अपना दोबारा से मेंबर बनेंगे, एक्टिव मेंबर के तौर पर भी नहीं रहेंगे, हल्फ उठा लेंगे और ये हल्का उसी तरह से फिर अनरिप्रेजेंटेड ही रहेगा असेंबली के अंदर। अच्छा, आरिफ निज़ामी साहब, अभी समर की गुफ्तगू भी आप मुलाहिज़ा कर रहे थे, मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून का कोई ताल्लुक चौधरी निसार साहब के साथ नहीं है। क्या आप भी ये समझते हैं कि हलफ लेने के बाद दोबारा क्या मुस्लिम लीग नून उनसे किसी किस्म का ताल्लुक दोबारा से कायम करेगी या फिर लाताल्लुकी का इजहार ही रहेगा? हाँ जी, मेरा ख्याल है स्टेटस कोई रहेगा, कोई मुझे नजर नहीं आती इसमें। इसकी एक वजह चौधरी निसार की मिजान तबाह भी है। वो नरगिसियत का इस हद तक शिकार है बतौर पर्सनैलिटी के, लगता है कि बाज़ औक़ात कि वो कोई नफसियाती मरीज है जैसे, और उनका अपने बारे में बहुत ज़्यादा कोई ज़ुबान है उनको जो कि दुरुस्त नहीं है, और उसकी वजह से ये सारे मामला पैदा होते हैं। तो मेरा अपनी राय में तो ये ऐसे ही रहेगा। और वैसे भी इनका कोई पिटने अपने हल्के के, इनकी कोई ऐसा कोई वो इन्फ्लुएंस भी नहीं है, ना कोई ग्रुप है इनका। लोनर इन अ वे
इसको ये देखें, या तो ना कि सियासतदान है, उसके साथ कुछ लोग हैं, जिसका जहांगीर साहब है, उन्होंने 30 से 35 लोग इकट्ठे किए थे, अभी पता नहीं रहते या नहीं रहते, लेकिन इस वक्त तो शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दी है ना। चौधरी निसार भी इस किस्म की कुछ शो ऑफ स्ट्रेंथ करते या करने की पोजिशन में हो तब उनकी को बात बनती है, लेकिन अदरवाइज भी PMLN जो है वो उनको राइट ऑफ कर चुकी है। अच्छा समर, ये बताइएगा कि 2018 के बाद से अब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 12 मरतबा कहा जाता रहा कि ऐसे रिफॉर्म्स लाने हैं कि जो अरकान मुंतखब होकर असम्बली में आते हैं वो हलफ उठा लें, और बार बार इसाक डार साहब को भी नाम लिया जाता रहा, लेकिन क्या वजह है कि PTI की जानिब से भी चौधरी निसार का कभी नाम नहीं लिया गया इस सारे ज़मीन में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी नाम नहीं लिया गया, उन्हें इतना रेलिवेंट रखा गया, जबकि मुंतखब तो वो हुए थे, हलफ उन्होंने उठाया नहीं था, तो उसूल उन पर भी तो लागू होना चाहिए था। देखिए, चौधरी निसार साहब तो उस दिन ही इररिलेवेंट हो गए थे पाकिस्तानी सियासत से कि जब वो मुस्लिम लीग नून से अलग हो गए थे। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया एज अ पॉलिटिशियन। और जो बात आरिफ निजामी साहब कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उनसे एग्री करता हूं कि चौधरी निसार साहब किसी जोम में मुब्तला है कि शायद वो कोई बहुत बड़ी कोई सियासी क्या कहा जा सकता है कि उनका बहुत बड़ा कोई सियासी का काट है, वो बड़ी स्टैंडिंग रखते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो अपने हल्के से बाहर चौधरी निसार साहब की किसी किस्म की कोई भी स्टैंडिंग नहीं है। ठीक है। और दूसरा जो बात हो रही है कि हल्फ उठाने के हवाले से, ये मैं आपको बताऊं कि ये सारी जो हिकमत अमली थी, ये सारा जो फैसला था कि 6 हफ्ते के अंदर हल्फ ना उठाने वाले को डिस्क्वालीफाई करना, ये इसाक डार साहब ने जो सेनेट के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद हल्फ नहीं उठाया था, पंजाब से ये सेनेट की नशिस्त है इसाक डार साहब वाली, उस पर हफीज शेख साहब को, जिन्हें अब जो सेनेट के इलेक्शन हार गए थे यूसुफ रजा गिलानी साहब से इस्लामाबाद से, उनको पंजाब से सेनेटर लाने के लिए ताकि वो बतौर वजीर खजाना कंटिन्यू कर सके, ये मैं अपनी मालूमात बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे एक फेडरल मिनिस्टर ने बताई थी कि हुकूमत ने उस वक्त फैसला किया था जब वो गिलानी साहब से इलेक्शन आ रहे थे उसके 2 हफ्ते बाद, कि अब हम ये कानून लेकर आएंगे, इसाक डार साहब वाली जो खाली नशिस्त है इस पर उन्हें डिस्क्वालीफाई करा के इस पर हफीज शेख साहब को पंजाब से सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। ठीक है। सारा जो है ये खेल ये रचाया गया था हफीज शेख साहब को दोबारा सेनेटर बनाने के लिए, लेकिन फिर उनके यानी ये वाला जो मामला सारा 6 हफ्तों वाला था, ये हफीज शेख साहब को दोबारा सेनेटर बनाने के लिए खेल रचाया गया था। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और केसेस में कमी आने के बाद सयाहती मकामात पर आयद पाबंदियां नरम करने का फैसला किया गया है। SOPs वज़ा किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जिन पर अमल करते हुए सयाहत एक महदूद तादाद में सयाहों को आने की इजाज़त दी जाएगी। अब ये SOPs हैं क्या और इन पर अमल दरामद क्या हो पाएगा और किस हद तक इन पर अमल दरामद को मुमकिन बनाया जा सकेगा, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बहुत खुशाइंद है कि सयाहत को दोबारा, जाहिर है एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के साथ खोल रहे हैं, बहुत खुशाइंद फैसला है, लेकिन जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा इस हवाले से? साहब बहुत शुक्रिया, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बड़े इस अहम टॉपिक पे आज अपने इस प्रोग्राम में जगह दी है। बिल्कुल आपका सवाल है कि ये जो टूरिज़्म है, ये तो देखने में तो ये एक एक्टिविटी लगती है, एक लग्जरी लगती है टूरिस्ट के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये रोज़ी रोटी का उनका एक बंदोबस्त है, उनकी ज़िंदगियाँ इसी आमदनी पे चलती हैं। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी था कि हमें इसको फोकस करना चाहिए, बिकॉज आपका ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं सारे, इनमें ना कोई आपको एग्रीकल्चर नज़र आता है, ना कोई और इंडस्ट्री है, वहाँ लोगों की ज़िंदगियों का दारोमदार इसी टूरिज़्म पे है। तो ये बड़ा ज़रूरी था इसको खोला जाए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, NCOC को तारीफ़ करता हूँ, लेकिन साथ ही जो SOPs हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन खासी मुश्किल, जो मैंने SOPs उनके पढ़े हैं, अल्लाह करे कि हुकूमत इसको फोकस करे और जिस तरह बाकी जगहों पे SOPs की इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इसके लिए इंतज़ामिया को हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। और जिस तरह ख़ासकर मरी है, एक थोड़े से एरिया में कई हज़ार ऐसे गेस्ट हाउसेस और होटल्स हैं,
उनके लिए मरी जैसी इंतज़ामिया के लिए मेरा ख्याल है ये मैनेज करना मुश्किल होगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई किसी फोर्स का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अच्छा सदाकत अली अब्बासी साहब, आप भी जिक्र करें कि SOPs जो हैं वो काफ़ी सख्त हैं अभी भी, और जाहिर है कोविड की सूरत हाल को देखते हुए इतनी सख्ती तो जायज़ है भी। अब दाखिली रास्तों पर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म सयाहों से पुर कराया जाएगा। अब हम आम दिनों में भी या फिर छुट्टियों में देखते हैं कि मरी समेत जो दीगर सयाहती मकामात हैं वहाँ पर आवाम का इतना रश दाखिली रास्तों पर इकट्ठा हो जाता है कि फिर एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है बाकी शहरियों को कि रुख ना करें। तो ऐसे में कैसे मुमकिन बनाया जा सकेगा कि जो ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनके एंट्री पॉइंट्स पर किस तरह से ये डिक्लेरेशन फॉर्म्स फिल कराए जा सकते हैं? कमेटीज बनाएंगे या फिर स्पॉट्स मुख्तस कर देंगे दाखिली रास्तों पर, क्या किया जा सकेगा? साथ मैं हूँ तो मैं हुकूमत का नुमाइंदा, लेकिन मैं इसमें NCOC से दरख्वास्त करूँगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अभी ईद के दिनों में खाली पाबंदी थी और लोकल लोगों को एंट्री थी, और मुझे मरी जाने के लिए और मेरी फैमिली को मरी जाने के लिए एंट्री पॉइंट पे घंटा घंटा रुकना पड़ता था। अगर हम टूरिज़्म खोल देंगे, जब हमने खोला है, तो अगर ये वाला साइज़ और ये वाला तरीका रहा जिस तरह हमारा रवायती पुलिस का तरीका रहा, तो बहुत सारी ख़राबी होगी और बहुत सारे इमरजेंसी में रास्ते बंद होने का ख़तरा है। तो मैं बिल्कुल आपके साथ आपकी इस बात को का पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ कि इसके लिए 3-4 जगह पे चेक पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। और मेरा ख़्याल है कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये एक इसके लिए जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन का पूरा प्लान ना बने और इंतज़ामिया की कैपेसिटी बिल्डिंग ना हो, ये ख़ासा परेशानी का बायस बनेगा ये जो तरीका है। बिकॉज इतनी लंबी लाइनें लग जाती हैं, उसमें एम्बुलेंसेज रुक जाती हैं, उसमें जो इमरजेंसी के लोग हैं वो रुक जाते हैं, और जिन लोगों ने जाना होता है वहाँ पे मकामी लोग भी फंस जाते हैं। इसके लिए मैं अभी तक मुझे पता नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है, लेकिन आई वुड सी कि मैं NCOC से मैं भी बात करूँगा कि इस हवाले से कोई जामे प्लान हो कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे रश ना लगे, तो बजाय कि हम कोरोना को जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मैनेज करें, अगर लोग वहाँ बाहर निकलते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। इसके लिए एक तो बहस ये कि इन नए SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए, और इसके लिए जाहिर है कोविड की सूरत हाल को देखते हुए सहूलियात को मजीद बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सहूलियात थी ये पाबंदियां लगने से पहले, हमने उसमें भी काफ़ी लूपहोल्स, काफ़ी फुकदान देखे हैं। सफाई के मामलात में हमने काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं उनकी शिकायत देखी हैं, वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ में काफ़ी हमने शिकायत देखी हैं, होटल्स के अंदर भी। तो क्या वो सहूलियात बेहतर बनाई जा सकी हैं जो अब हम आगे मजीद सख्त SOPs की तरफ जा सकें? देखें, इसमें ये कहना कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उसमें विल का मसला नहीं था। इंतज़ामिया बड़ी कोशिश करती है, लेकिन मैं दोबारा से मिसाल दूंगा गलियात की और मरी की। वहाँ की एक तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पास स्टाफ ही नहीं है इतने ज़्यादा लोगों को, इतने ज़्यादा होटल्स को और रेस्टोरेंट्स को और उतने ज़्यादा गेस्ट हाउस को मैनेज करने का। तो मैं NCOC से दरख्वास्त करूँगा असद उमर साहब से कि ये इसके लिए स्पेशल अगर SOPs बनाएँ तो कुछ स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन फोर्स के लिए उन लोगों को अमला दिया जाए ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सकें। वरना अगर 600 होटल मरी में है तो इंतज़ामिया के पास टोटल अफसरान अगर 25 या 30 हैं तो आप फिर ये एज्यूम ही कर सकते हैं कि ये होगा। उसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरी तरह एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी बनाया जाए कि जो इंतज़ामी लोकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और पुलिस और दीगर अमला उनको रीइंफोर्स किया जाए ऐसे टूरिज़म तहसीलों को जहाँ ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। अदरवाइज़ ये जो आपकी शिकायत है ये शिकायत ऐसे रहेगी और बढ़ जाएगी। बिकॉज अब तो ये सबसे वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मांगेंगे, 50 साल से ऊपर लोगों को ये मना भी करेंगे, और 40 साल से ऊपर 1 जुलाई से इन्होंने तो उसको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगना है। तो ये चेक करने के लिए कि ये फॉलो हो रहा है, बिकॉज बिजनेस एक्टिविटी है, होटल्स वाले कोशिश करेंगे कि वो मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करें, उसमें इम्प्लीमेंटेशन पे मसला आएगा। अच्छा, अब मैं ये जो आप भी जिस पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं कि होटल्स वाले भी कोशिश करेंगे ज्यादा लोगों को एडजस्ट करें, और जाहिर है जो आपने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया कि टूरिज्म एक पूरी इंडस्ट्री है, इससे बहुत सारे रोजगार वाबस्ता भी हैं। तो इस सारे लॉकडाउन के दौरान जो तमाम जिसके साथ सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इनकम लोगों के एसोसिएटेड थे, उन्हें जो मौशी नुकसानात हुए, जो मौशी मसाइल का सामना करना पड़ा, उनका अजाला कैसे किया जा सकेगा? देखिए, एक पैकेज जिस तरह मैंने सुना था कि जो प्राइवेट स्कूल हैं छोटे यानी गरीब लोगों के, उनको भी
हुआ है। इन्होंने पैकेज दिए तो हैं, बिजली के बिलों का भी उसमें दी है, लेकिन टूरिज़्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं इसमें जो हमारे मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इनके साथ बैठा जाए, बिकॉज़ ये पूरा 2-3 महीने कमाते हैं और पूरा साल इनका इसी पे गुजारा होता है। और फिर इस कोविड में बहुत बुरी तरह, ज़ाहिर है ये एक लग्जरी थी तो इसको तो पहले पाबंदी लग गई, तो बहुत बुरी तरह ये मुतासर हुए हैं। इनके लिए किसी अच्छे पैकेज की भी ज़रूरत है और साथ साथ इस सारे SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक फोर्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये खुदा न खास्ता हम इनके कारोबार की फ़िक्र तो कर रहे हैं, रोज़गार की फ़िक्र तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि इन इलाकों में खुदा न खास्ता कोरोना फैले। तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन पे सख्ती करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ स्टाफ को रीइंफोर्स किया जाए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। अच्छा अब्बासी साहब, अब आपकी अपनी गवर्नमेंट में भी और ज़ाहिर खान साहब ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया है कि पाकिस्तान में जो कुदरती हुस्न है, जो सयाहती मकामात हैं, वो डेफिनेटली हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा सहारा दे सकते हैं और सबसे बड़ा टारगेट है PTI गवर्नमेंट का कि फैसिलिटेट किया जाए इस सेक्टर को। तो एक जानिब तो NCOC ने सारे SOPs पर अमल दरामद करवाना है, लेकिन जो स्टाफ की कमी है, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि कोविड की लिमिटेशन से पहले भी स्टाफ की कमी की वजह से काफ़ी सहूलियात का फुकदान था, तो आप क्या तजावीज़ पेश करेंगे अपनी गवर्नमेंट को, ही टूरिज्म डिपार्टमेंट को, कि वो मजीद स्टाफ भर्ती करें, लेकर आएँ ज़्यादा लोग, ताकि मैन पावर की कमी की वजह से जो सहूलियात है उनका फुकदान ना हो? देखिए, मैं इसमें ये तजवीज़ दूंगा और टेबल पे भी दूंगा पंजाब गवर्नमेंट को कि जो एरिया, मिसाल के तौर पे एक मरी एक तहसील है और उस तहसील की जो आबादी है वो तहसील जितनी है, लेकिन एक रात मरी में 2.5 लाख 3 लाख बंदा ऐड हो जाता है, तो जो मरी की जो डिस्ट्रिक्ट जो तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका तो तहसील का एक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, वो तो मैनेज ही नहीं कर पाते, उनके तो वो इतनी मुश्किल पड़ जाती है कि वो बेबस हो जाते हैं, तो वो फिर एक समझ लें कि पैनिक हो जाता है। उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो सामने आए और वो ऐसी तहसीलें और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं उनके लिए एक कोई स्पेशल पैकेज बनाए एडमिनिस्ट्रेशन का, और पिंडी ज़िला के जो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर हैं वो अपने बाकी तहसीलों से स्टाफ को डाइवर्ट करें या एक्स्ट्रा स्टाफ मांगें, ताकि ये NCOC का फैसला इंप्लीमेंट भी हो सके और साथ साथ हम इस जो बड़ी ज़रूरी एक रोज़गार और कारोबार है लोगों का, छोटे छोटे लोग हैं जो छोटा छोटा जिनका बिजनेस है, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है। और वज़ीर आज़म जो है जो समझते हैं कि पिछली हम दहाई में टेररिज्म में थे और ये दहाई जो है ये टूरिज्म की और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल टूरिज्म में हम ढूंढ रहे हैं, और इन पहाड़ों को हम एक सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और अपनी तजावीज़ भी उससे हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।